नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। देखिए यहाँ पर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आनुवांशिकता यानी कि हेरेडिटी। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपके बुक में केवल 4 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं क्योंकि चैप्टर आपका कट कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके 4 क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे के साथ कराया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। यानी कि हमें जो है लंबे जो जनक हैं उनकी आनुवंशिक संरचना यानी कि उनका जीन्स बताने हैं कि इनका जीन जो है वो ये थे। देखिए लंबे जनक, अब अपन को जो पीढ़ी मिली उसमें कैसे पौधे प्राप्त हुए पहले ये देखो। बैंगनी थे लेकिन उनमें से लगभग आधे बौने थे, यानी कि बौने होंगे तो जो जनक है वो आपका हेटेरोगैमीट होगा यानी कि हेटेरोजाइगस होगा। तो यानी कि जो आपका जनक है वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस। क्योंकि अगर मान लो कि समयुग्मजी हुआ और टॉल है तो समयुग्मजी में टॉल में कैपिटल टी आएगा। जब अपन इसको सेग्रीगेट करेंगे, पृथक्करण करेंगे यानी कि इसके गैमीट्स बनाएंगे तो इसके गैमीट्स बनाने पर कैपिटल टी ही आएगा, है ना। देखो तो फिर अपने जनरेशन में बौने पौधे कैसे मिलेंगे जबकि ये तो कह रहा है कि आधे बौने थे, तो कैपिटल टी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा, समयुग्मजी, विषम युग्मजी हो सकता है। तो समयुग्मजी वाले ऑप्शन जो है आप दोनों कट कर दो कैपिटल टी वाले, तो ठीक है। अब अपन आते हैं विषम युग्मजी वाले ऑप्शंस पे। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करना सीखो। देखिए अब उसने क्या कहा कि जो है लंबे जनक की आनुवंशिक संरचना यानी कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। लेकिन अब पुष्पों की संरचना, सारे पुष्प कैसे थे, बैंगनी रंग के थे। कैसे थे, बैंगनी रंग के। अब इसने बैंगनी को यहाँ पर प्रभावी बताया है और प्रभावी को अपन कैपिटल से व्यक्त करते हैं तो अपना कैपिटल डब्ल्यू आना चाहिए। अगर मैं मान लूं कि मैंने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया तो इसमें देखो जब आप इसके गैमीट्स बनाओगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। जब इसके गैमीट बनाओगे तो आपके कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू अलग अलग होंगे तो आपके जो है सफेद पुष्प भी तो मिलेंगे। जैसे अपने इसमें लंबाई के लिए मिले बौने तो फिर सफेद पुष्प भी मिलेंगे, इसीलिए तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसीलिए अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इधर, ऑप्शन सी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसमें जो है आपके पृथक्करण का नियम लगा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, स्वतंत्र अवयवन का नियम भी लगा है और साथ के साथ डोमिनेंस लॉ भी लगा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों की जो जनक है उनकी आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या करो। क्या हम कह सकते हैं कि भाई ये प्रभावी है अप्रभावी? हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमने कहा कि प्रभावी हैं तो आपके जो है सारे ही बच्चे कैसे होंगे, भाई हल्की आंखों के रंग वाले होंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका जो भाई एक और बच्चा इनका आए वो आपके जो है दूसरे कलर की आंखों का आ जाए, गहरे रंग की आंखों के कलर वाला आ जाए। कैसे? तो देखो अगर हमने ये वाली कंडीशन लगाई कि दोनों ही आपके क्या हैं, समयुग्मजी हल्के कलर वाले हैं, आंखों के कलर वाले, तो आपके बच्चे सारे हल्के रंग के होंगे आंखों की कलर के। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपके जो जनक है वो विषम युग्मजी हैं, कैसे, विषम युग्मजी है, हेटेरोजाइगस है, तो आपके देखो ये जो है अलग अलग आ जाएंगे, यानी कि ये प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है।
तो देखो, नहीं, उपरोक्त कथन के आधार पर हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी, क्योंकि बच्चे व जनक दोनों में आंखों का रंग कैसा है? हल्का। अतः यह अप्रभावी लक्षण हो सकता है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि आंख का हल्का रंग प्रभावी हो, कुछ बच्चों में आंख का रंग गहरा व्यक्त हो सकता है। तो हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो आपको क्या करना है? देखो, माना कि हमारे पास प्रभावी रंग है कुत्ते की खाल का, वो क्या है? कैपिटल बी यानी कि ब्लैक है। और दूसरा जो है अपने पास, मान लीजिए कि अप्रभावी कौन सा है? कोई दूसरा सफेद खाल वाला ले लो, तो स्मॉल बी। ठीक है, अब इसके क्या बनाओ आप? युग्मक बना दो। ये क्या हो गए? इसके अलीस हो गए। अब इनको क्रॉस करा दो, तो इस वाले का इन दोनों के साथ क्रॉस कराओ और इस वाले का इन दोनों के साथ क्रॉस कराओ। तो अपना क्या आया? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। प्रभाविता का नियम यानी कि F1 जनरेशन में जो कुत्ते की खाल का रंग हुआ वो कैसा हुआ? ब्लैक। ठीक है, देखिए इस तरीके से काले रंग की खाल वाला नर और सफेद रंग की खाल वाली मादा। यहाँ पर F1 पीढ़ी में सभी काले रंग के पिल्ले हैं, अतः हम कह सकते हैं कि काला रंग क्या है? प्रभावी है, तथा सफेद रंग क्या है? अप्रभावी है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतति में नर व मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो देखिए इधर, लैंगिक प्रजनन के दौरान दोनों जनक, जो आपका मेल है और फीमेल है, दोनों क्या करते हैं? अपने अपने आधे आधे गुणसूत्र देते हैं। डीएनए की समान मात्रा संतति को प्रेषित करते हैं। गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनक कोशिका में जाता है। जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो बनने वाले युग्मनज में पूरे के पूरे कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, यानी कि 23 किससे आए? फादर से, और 23 किससे आए? मदर से। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था ना हमने, उसमें बताया था ना मैंने आपको, तो बस वही चीज है। तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो कि स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। तो इस तरीके से जो मेल है और फीमेल है दोनों अपने आधे आधे गुणसूत्र देते हैं और एक बच्चे में 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? चलिए, इसी के साथ अपने इस चैप्टर के ये जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।